Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube platform. This is your mentor Arzu Kakkad, and in this session we'll have a discussion over the important current affairs that is of 11th of May. So आज जो द हिंदू के अंदर इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आया है और जो कुछ न्यूज़ के अंदर है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, उनको कवर करेंगे. ये एक लिस्ट है आर्टिकल्स की जो आप देख सकते हो, जहाँ पर हम इन सभी आर्टिकल्स को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, जीएस पेपर 1 से लिंक करता है क्योंकि अभी हाल फिलहाल उनकी बर्थ एनिवर्सरी रही थी 7th ऑफ मे. अगर ये डेट सही है तो बताना, इट माइट बी 8th ऑफ मे ऑल्सो. सो व्हाट डू यू थिंक? 7th ऑफ मे? यस. सो रविंद्रनाथ टैगोर की बर्थ एनिवर्सरी पे प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ही रिसेंटली पे ट्रिब्यूट. तो हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कवर करेंगे जो आपके जीएस पेपर 1 से लिंक होता है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. फिर हम देखेंगे देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये जीएस पेपर 3 से लिंक होता है. ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है और कहाँ पर है. देखो, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क कर रहे हो, जैसे हमने कल मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ देखा, लास्ट टाइम कर्नाटका के में एंटर करे वहाँ गए, आज थोड़ा उड़ीसा चलेंगे. तो अब इनको कवर कैसे करते हैं वो मैं आपको साथ साथ मैप दिखाऊंगी तो बता भी दूंगी. लेकिन ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये उड़ीसा के अंदर है. कौन सी रिवर इससे एसोसिएटेड है, कैसा वेजिटेशन है, कैसी लैंडस्केप, कैसा फ्लोरा, कैसा फना, तो ये सब कवर करेंगे. फिर उसके बाद विल हैव अ लुक ओवर 27th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. तो जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो. कौन चेयरमैन है, इस काउंसिल का क्या पर्पस है, सब कुछ कवर करेंगे. मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी. फॉरेस्ट फायर्स मेंस जीएस पेपर 3, और क्यों, क्या रीजंस हैं इसके, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे ठीक हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड कर सकते हैं. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जीएस पेपर 3 से तो लिंक करता ही है. वैसे आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के बारे में. सो बेसिकली जो न्यूज़ है, काफ़ी टाइगर रिजर्व जो हैं वो न्यूज़ में चल रहे हैं. तो इस अभी रिसेंटली मतलब इस सेशन में हम रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में भी पढ़ेंगे. सो रणथंभौर टाइगर रिजर्व न्यूज़ में रहा है और आज टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी. तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दोनों चीज़ें हो जाएंगी. बहुत ही अच्छा एडिटोरियल, मतलब बहुत तरीके से यहाँ पर आपको हर एक चीज़ एडिटोरियल के अंदर मेंशन्ड है इंडियन स्पेस पॉलिसी को लेके. ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप यहाँ से सवाल डेफिनेटली देख सकते हो. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें प्रीलिम्स बिट्स भी हैं वो भी कवर करूँगी. एंड अब आई थिंक आपको एक ओवरव्यू मिल गया है. फिर जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ते जाएंगे मैं वैसे वैसे आपको बताती जाऊँगी कि क्या कुछ अपने को देखना है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें रेलिवेंट है और कैसे कैसे सवाल बन सकता है. ठीक है, चलिए. पहला जो आर्टिकल है दैट इज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली पेड ट्रिब्यूट टू नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी. सबने हिस्ट्री पढ़ी है, सबको पता है ये एक वेल रिनोन पोइट हैं, लिटरेचर हैं, फिलोसोफर हैं, एशियाज़ फर्स्ट नोबेल लॉरेट हैं. ये 7th ऑफ मे 1861 कोलकाता के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था. ही वॉज द सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि एक प्रोमिनेंट फिलोसोफर और रिलीजियस रिफॉर्मर रहे हैं. इन्हें बर्थ ऑफ बंगाल, पॉपुलरली ही इज ऑल्सो नोन एज, और पीपल यूज टू कॉल हिम गुरुदेव. तो ये भी आप याद में रख सकते हो. ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन इंट्रोड्यूसिंग इंडियन कल्चर टू द वेस्ट एंड वाइस वर्सा. दोनों चीज़ें हैं. सो यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब he played a very important role in helping people from the west understand the Indian culture and also helping like people from India they learn about the western culture. तो दोनों तरीके से. फिर उन्हें he 1973 में he became the first known European to receive the Nobel Prize for Literature. बहुत important point है. He was also एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट और म्यूजिशियन रहे हैं. He wrote around 2230 songs, painted 3000 paintings and his songs are known as रविंद्र संगीत. हमारा नेशनल एंथम जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया. He also wrote अमर सोनार बांग्ला, नेशनल एंथम फॉर बांग्ला. श्रीलंका का नेशनल एंथम भी इन्हीं से ही इंस्पायर्ड है बाय हिज वर्क, राइट. सो ही वॉज अवॉर्डेड एट अ नाइटहुड इन 1951. बेसिकली सबको पता है एक स्पेशल ऑनर दैट इज गिवन बाय द monarch और अ कंट्रीज लीडर टू रिकॉग्नाइज द पर्सन's अचीवमेंट, हिज सर्विस, राइट. तो यहाँ पर इन्हें भी दिया गया था, बट ही रेप्यूडेटेड इट इन 1919 क्योंकि जो प्रोटेस्ट
हुआ था अगेंस्ट दी अमृतसर मैसेकर, उस जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बाद ही reputed this particular the way he was awarded the honor basically that he received in 1915. विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसे शांति निकेतन भी बोलते हैं, फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अच्छा, इनके मेजर वर्क्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये झलक देख लोगे, एक याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज़ क्रेडिटेड विद पायनियरिंग द शॉर्ट स्टोरी फॉर्म इन बंगाली लिटरेचर, और यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, सम ऑफ हिज बेस्ट वर्क दैट इज कलेक्टेड इन हंगरी स्टोन्स एंड द अदर स्टोरीज एंड द ग्लिम्पसेस ऑफ बंगाल लाइफ। सो उनके कुछ पोइट्री पब्लिकेशंस भी हैं, सोनार जरी एंड मानसी टुगेदर। बेसिकली सबको पता है गीतांजलि, सॉन्ग ऑफरिंग्स। सो बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द नोटेबल वर्क ऑफ पोइट्री, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था इन लिटरेचर। कब? 1913 के अंदर। सो ये कुछ मेजर वर्क्स हैं ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसको याद कर लें। अगला जो आर्टिकल है दैट इज दिब्रुगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उड़ीसा घूम के आते हैं। और पहुंच गए क्या? ये रहा। ठीक है, उड़ीसा में यहाँ आपको दिब्रुगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 3 पोचर्स वर रिसेंटली अरेस्टेड इन दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब भी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क कवर कर रहे हो, एक मैप लो। आज दिब्रुगढ़ देखा है, मैप में जाके लोकेट कर दो, और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ उड़ीसा में और जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो भी जाके लोकेट करो, राइट। जैसे ये सेंचुरी लोकेट करी, अगर कोई टाइगर रिजर्व भी है या कोई नेशनल, मान लो ये आपने टाइगर रिजर्व पढ़ा और ये नेशनल पार्क भी है, तो वहाँ पे स्लैश डाल के नेशनल पार्क लिख दो। या फिर वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कब इट वाज डिक्लेयर्ड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1985, तो ऊपर 1985 लिख दो। एक ही मैप में ये सब कर दो, तो आपको ना चीज़ें याद भी रहेंगी, एग्ज़ाम जब पास आएगा तो बहुत रेलिवेंट हो जाएगा, और साथ ही साथ मैप प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम राजस्थान में भी अभी आज घूम के आएंगे, रणथंभौर चलेंगे, तो वो आज आप राजस्थान में जो नेशनल पार्क्स हैं वो देख लोगे। आज आपने उड़ीसा के भी देख लिए, कल हमने मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ देखा था, तो मैंने कहा था एमपी के बाकी सारे देख लो। इसी तरीके से ही आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को कवर करते रहोगे, तो ये स्मार्ट वर्क के थ्रू आपकी सारी कवर होती जाएंगी। बाकी तो फिर आपकी मर्जी है। अच्छा, दिब्रुगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा के अंदर है, इन बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान में रख लेना, नियर दी हीराकुंड डैम, महानदी रिवर। तो सबको पता है उड़ीसा में महानदी रिवर बहती है और वहीं पर ये है। इट फाइंड्स अ स्पेशल मेंशन बिकॉज ऑफ द नोटेड फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई। तो ये आप याद में रख सकते हो, क्योंकि दिस प्लेस जिसको आप बोल रहे हो बारापथरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लेस इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वॉज वेयर द फ्रीडम फाइटर, अ वेरी ब्रेव पर्सन नेम वीर सुरेंद्र साई फोर्ट अगेंस्ट दी रेबिलियन। तो ये जो प्लेस है, इट इज़ inside this century, that is the century where animals and plants are protected, right? तो ये जो सेंचुरी है, ये देखो जगह का नाम बेस, इट वॉज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 के अंदर। ड्राई डेसिडियस मिक्स फॉरेस्ट की वेजिटेशन है यहाँ पर। टाइगर, स्लॉथ बियर, लेपर्ड, हाइना, डियर, ये सब फ्लोरा और फना के स्पीशीज हैं। फ्लोरा एंड फना प्लांट्स एंड एनिमल्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, 27th मीटिंग किसकी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की। कैसी काउंसिल है ये? ये काउंसिल है जिसको कौन चेयर करता है? जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो निर्मला सीतारमण जी। अभी इस बार इसकी 27th मीटिंग थी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए जो भी आप कर रहे हो, जो मैकेनिज़म्स फॉलो कर रहे हो, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी रेगुलेटर्स हैं, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हो गए सेबी के, आरबीआई के गवर्नर हो गए, सेबी के रेगुलेटर हो गए, पीएफआरडीए के, आईआरडीआई के, तो सब लोग साथ में बैठ के यहाँ पर वार्तालाप होती है, डिस्कशन होती है। बेसिकली बात ये है। सो ये एक जो काउंसिल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी काउंसिल है, कोई बैकिंग नहीं है किसी लॉ की। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है एंड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2010 में। इसकी क्रिएशन के पीछे जो फर्स्ट प्रपोज्ड किसने किया इसके रिगार्डिंग, दैट वाज रघुराम राजन कमेटी 2008 में ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स फर्स्ट प्रपोज्ड द क्रिएशन ऑफ दिस काउंसिल। ठीक है,
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, जो भी मैकेनिज्म फॉलो हो रहे हैं स्ट्रेंथनिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग दोज मैकेनिज्म्स, इंटर रेगुलेटरी जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाकर रखना, और फाइनेंशियल सेक्टर की डेवलपमेंट जो हो रही है उसको प्रमोट करना। ये जो काउंसिल है इट इज़ चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो मैंने भी बताया निर्मला सीतारमण जी इसको चेयर करती हैं। इसके मेंबर जो हैं वो जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स के हेड हैं, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो ये सब मेंबर्स इसके अंदर हैं। ये काउंसिल बेसिकली इट कैन इनवाइट द एक्सपर्ट्स आल्सो टू इट्स मीटिंग्स इफ रिक्वायर्ड। एक सब कमेटी है इस काउंसिल में। ये सब कमेटी सेटअप हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो बेसिकली जो ये काउंसिल है उसको कौन चेयर करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। जो इस कमेटी के अंदर जो सब काउंसिल है, सो सब कमेटी है इस काउंसिल के अंदर, उसको कौन चेयर करता है? आरबीआई के गवर्नर। तो ये दो अलग अलग हैं, ध्यान में रखना। सब कमेटी जो डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट और उनके रिगार्डिंग इट डिस्कसेस, इट डिसाइड्स बेसिकली व्हाट टू डू नेक्स्ट। और जो अगर कोई इश्यूज हैं रिलेटेड टू इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन, तो ये सारे इश्यूज पे यहाँ पर डिस्कशन जो है वो होती है। सो ओवरऑल इस काउंसिल का फंक्शन क्या है, अब तो ये आपको पता लग ही जाना चाहिए। ये काउंसिल का फंक्शन क्या है? ये काउंसिल बेसिकली इट कीप्स अ आई कि हाउ इकोनॉमी इज डूइंग, मेकिंग श्योर कि बिग कंपनीज दैट डील विद मनी, जैसे वो दे आर डूइंग करेक्टली और नॉट। दे वर्क विद अदर ग्रुप्स ऑल्सो टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, help make the financial world a better for everyone. So basically they also want financial inclusion, to people learn about it, to make sure everyone has the chance to use financial services, financial literacy, coordination, supervision. तो ये इस काउंसिल का फंक्शन है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल जो है वो ये है कि मार्च 2023 के अंदर बुश फायर्स में द इंक्वायरी ऑफ बुश फायर्स दैट ब्रॉक डाउन, तो यहाँ पर जो इंक्वायरी हुई फॉरेस्ट फायर्स जो लगी बाय द फॉरेस्ट गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो इंक्वायरी करी इसके रिगार्डिंग, दे फाउंड कि जो फायर्स लगे थे दे वर बाय द नेचुरल causes behind the forest fire according to the inquiry, it is because of the natural causes. अब ये नेचुरल कॉजेज और ये मैन मेड कॉजेज क्या हैं पहले हम ये जान लेते हैं और फॉरेस्ट फायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर ये आर्टिकल को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फॉरेस्ट फायर क्या है? जंगलों में आग। फॉरेस्ट फायर एक अनकंट्रोल्ड फायर है जो डिस्ट्रॉय कर देती है लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट को। दे आर थ्रेट टू फना, दे आर थ्रेट टू फ्लोरा, डिस्ट्रॉय कर देती हैं बायोडाइवर्सिटी को, इकोलॉजी को ऑफ अ रीजन, मतलब नेचर के अंदर इम्बैलेंस लेके आ सकती हैं, एंडेंजर्स द बायोडाइवर्सिटी, डिस्ट्रॉय द हैबिटेट्स, प्रीशियस लाइव्स। तो ये सब इंसिडेंट्स जो है ना लास्ट ईयर्स में हमने बढ़ते हुए देखे हैं और इनका मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो हम कर रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ वो सब। तो फॉरेस्ट फायर के बेसिकली दो रीजन हो सकते हैं, ईदर इट मे बी नेचुरल, ईदर इट मे बी एंथ्रोपोजेनिक, दैट इज मैन मेड। नेचुरल कॉजेज में जैसे लाइटनिंग, थंडर लाइटनिंग से गुड नंबर ऑफ वाइल्ड फायर्स दे ट्रिगर्ड बाय लाइटनिंग। लाइटनिंग जो है, लाइटनिंग स्ट्राइक, इट में प्रोड्यूस स्पार्क, जिसकी वजह से इट कैन ट्रिगर अ फायर। वोल्केनिक eruptions, जो हॉट लावा है, जब हॉट मैग्मा इन द अर्थ क्रस्ट वो एक्सपेल्ड आउट होता है एज अ लावा, वो लावा जो है इट फ्लोज टू द नियर बाय फील्ड्स, वहाँ से इट कैन लीड टू वाइल्ड फायर्स ऑल्सो। हीट पैटर्न्स, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी नहीं है, ड्राइनेस हो गई है, तो दिस राइजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जहाँ पर ऑल्सो विद ड्राइनेस एंड लो ह्यूमिडिटी इट मेक्स लाइक फेवरेबल सर्कमस्टांसेस टू स्टार्ट अ फायर ऑल्सो। ये हो गए नेचुरल कॉजेज। मैन मेड कॉजेज के अंदर आता है स्मोकिंग, जो सिगरेट बट्स होते हैं वो हम वैसे ही छोड़ जाते हैं, वैसे तो अपने को कंज्यूम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सो यहाँ से स्मोकिंग विल लीड टू द कॉज ऑफ फायर्स, राइट। कैंप फायर जो आप जाते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, सो इट विल फर्दर लीड टू वाइल्ड फायर्स अगर वो एक्सटिंग्विश नहीं हुई पूरी तरीके से। बर्निंग डेब्रीज, फायरवर्क्स, मतलब फेस्टिवल्स में जो हम यूज़ करते हैं, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस। इम्पैक्ट क्या होगा? इकोसिस्टम खराब, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड फॉरेस्ट डिग्रेड होगा, एयर पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सॉयल डिग्रेड होगी, वाटर शेड डिस्ट्रक्शन होंगे, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है।
कोई मेजर्स हैं? बिल्कुल हैं। नेशनल पॉलिसी चाहिए यहाँ पर, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कंसोलिडेट जो अभी की तक की एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं, सबको अलाइन करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़। ग्राउंड बेस्ड डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेयर यू कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फील्ड ऑफिसर्स ऑल्सो। एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करें, जहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सब साथ में कोलैबोरेट कर सकती हैं। स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन जो है इट विल एनेबल कि नई अप्रोच फॉर प्रिवेंटिंग द फायर्स वो सामने आ सके। न्यू साइंस बेस्ड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वही जब आपको फायर डेंजर हो तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो डिटेक्ट कर पाए एंड वी कैन सेव थिंग्स। कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिटीज़ जो है ना नियर टू द रीजन्स, they are very responsible for managing like most of the forest estates. So यहाँ पर sensitization of community should be done so as to ensure कि fire is used responsibly in a way that promotes forest health. तो communities की भी engagement यहाँ पर बहुत important role play करती है, ठीक है। तो ये अभी रीज़न जो बताए जा रहे हैं वो यही नेचुरल कॉज हुआ बाय द गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। टेम्परेचर बढ़ गया, रेनफॉल हमने देखा है सिंस अक्टूबर 2022 गोवा में बहुत कम हुई, हीट वेव लाइक कंडीशंस चल रही थी। दीज सारी कंडीशंस क्रिएटेड द राइप फॉर फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर क्या होता है, क्या कॉजेज हैं, नेचुरल मैन मेड, ये सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। इनफैक्ट मैंने इसका इम्पैक्ट और इसका वे फॉरवर्ड भी आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA recently approved shifting 3 tigers from Ranthambore Tiger Reserve to 2 other state reserves। तो हमारे लिए एक तो रणथंबोर टाइगर रिजर्व जानना इंपॉर्टेंट है, दूसरा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के अंदर आती है। 2006 में इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? It providing statutory authority to the project tiger so that the compliance of its directives become legal। बेसिकली ये बात करती है सेंटर स्टेट में प्रॉपर मैनेजमेंट हो ऑफ द टाइगर रिजर्व्स, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे पार्लियामेंट को। इट विल प्रोवाइड द ओवरसाइट, जो लाइवलीहुड इंटरेस्ट हैं आसपास के लोकल पीपल्स के उसको भी एड्रेस करना इन और अराउंड द टाइगर रिजर्व्स, राइट। सो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये ध्यान में रखना कब बनी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है और कौन सा एक्ट इससे जुड़ा हुआ है। चेयरपर्सन इसके मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री वो हैं। वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन बेसिकली इन दिस मिनिस्ट्री वो रहेंगे। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटरी और अदर मेंबर्स। ये है NTCA की कॉम्पोजिशन। रही बात कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ है, सवाई माधोपुर के पास। ये रणथंबोर नेशनल पार्क है, राजस्थान के अंदर है। अरावलीज और विंध्यान हिल रेंजेस के जंक्शन पे ये पड़ता है। दिट्स फ्लैगशिप स्पीशीज इज पैंथेरा टाइग्रिस, तो ये भी आप याद में रख सकते हो। रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी साउथ में, बानस रिवर नॉर्थ में, ये इस टाइगर रिजर्व की बाउंड्री बनाते हैं। तो आपके लिए आज चंबल नदी और बानस रिवर ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आज आपका होमवर्क रहेगा। रणथंबोर फोर्ट जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो इसी टाइगर रिजर्व के अंदर लोकेटेड है। अगर लैंडस्केप की बात करूं तो डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस है, ओपन ग्रासी भी है एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट बेसिकली यहाँ का वेजिटेशन है। सो धोक और बनियन, पीपल, नीम ये सब यहाँ पे आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। और रही बात एनिमल्स की तो लेपर्ड, नीलगाय, हाइना, वाइल्ड बोर, स्लॉथ बियर, चीतल, टाइगर्स, ये सब आपको फ्लोरा एंड फना स्पीशीज यहाँ देखने को मिलेंगे रणथंबोर टाइगर रिजर्व के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। अ ग्राउंड व्यू ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। क्या है ये पॉलिसी? ये पॉलिसी जो एडिटोरियल आया है आज हिंदू के अंदर, ये बात कर रहा है इंडियन स्पेस पॉलिसी की क्या कुछ गैप्स हैं, क्या हम कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, वही चैलेंजेस, और ये इस पॉलिसी की रेलिवेंस क्या है। क्या ऑलरेडी कोई स्पेस पॉलिसी नहीं थी? अगर थी तो फिर ये उससे अलग क्या है इसमें। तो ये जो आर्टिकल है इट इज़ बाय द फॉर्मर डिप्लोमैट। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये आर्टिकल है और ये आपके मेन से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डेफिनेटली यहाँ से सवाल बनेगा, आज, साल, अगले साल कब बने, बट प्रीलिम से भी बनेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस आर्टिकल को मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर कवर करवाना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा अब आपको अटेंटिव रहना है और ध्यान से सुनना है।
ये आर्टिकल बात कर रहा है इंडियन स्पेस पॉलिसी की। ये आर्टिकल, ये एडिटोरियल जो हिंदू के अंदर आया, ये इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसको इसरो ने अप्रैल में रिलीज़ किया था, जो कि बात कर रहा है इंडिया का जो विजन है फॉर द फ्यूचर ऑफ इट्स स्पेस प्रोग्राम। ये पूरी पॉलिसी का एम है टू एनकरेज एंड फ्लरिश कमर्शियल प्रेजेंस इन द स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्पेस इन द इंडिया सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के अंदर, पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस में, पब्लिक अवेयरनेस में, साइंटिफिक क्वेस्ट में। सो जो इंडियन स्पेस सेक्टर का रोल है इस डायरेक्शन के अंदर, ये एम, पॉलिसी का एम इस तरफ है, राइट। अब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करती हूँ। मैंने आपको तो एक रेफरेंस यहाँ पर दिया है, बट अब थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं कि क्या है ये इंडियन स्पेस पॉलिसी। क्या पहले कोई पॉलिसी नहीं थी? देखो, एक होता है, अब हम जो एंटर कर रखे हैं दैट इज सेकेंड स्पेस एज, मतलब कोई फर्स्ट स्पेस एज भी थी, बिल्कुल थी। देखो क्या डिफरेंस है वो भी बताती हूँ। 1990s में इंडियन स्पेस इंडस्ट्री या आप स्पेस इकोनॉमी बोलो, दे वर डिफाइंड बाय इसरो। तब कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। दिस वाज द फर्स्ट, यू कैन से द स्पेस एज, राइट, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सेकेंड स्पेस एज में अब जब हम एंटर करे हैं तो लाइसेंसिंग होने लगी प्राइवेट टीवी चैनल्स की, इंटरनेट ग्रोथ एक्सप्लोसिव हुई, मोबाइल टेलीफोनी, एमर्जेंस ऑफ स्मार्टफोन्स, ओटीटी, ब्रॉडबैंड, राइट। तो ये है अब आपका सेकेंड स्पेस एज, राइट। तो इसरो का जो बजट है इज अप्रॉक्सीमेटली $1.6 बिलियन और इंडियन स्पेस इकोनॉमी इज ओवर $9.6 बिलियन। थोड़ा सा सेकेंड स्पेस एज पे और नज़र डालते हैं। 1990s में कोई प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब सेकेंड स्पेस एज को आप करेक्टराइज करते हो विद इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, जिसमें हम बात करते हैं जैसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, कमर्शियल आर्म हो गया इसरो का। फिर हम बात करते हैं सेकेंड स्पेस एज के अंदर कमर्शियल एप्लीकेशंस की, स्पेस टेक्नोलॉजी के, ये OTT, ये ब्रॉडबैंड, 5G, राइट। सो ये सब हो गया कमर्शियल एप्लीकेशन। सेकेंड स्पेस की बात कर रही हूँ। ग्लोबल कंपटीशन, अभी प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट हो गई, क्या ज़रूरी है? बिल्कुल। आप देखो US जैसी कंट्रीज़, वहाँ पर अभी नासा तो है ही, लेकिन प्राइवेट कंपनी SpaceX हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब दे आर कम्पीटिंग फॉर द शेयर ऑफ द स्पेस इंडस्ट्रीज मार्केट। तो ग्लोबल कॉम्पिटिशन भी अब बढ़ गया है। साथ ही साथ कोलैबोरेशंस बढ़ गई हैं, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर एजेंसीज, कंपनीज सब साथ में कोलैबोरेट करके दे आर लीडिंग टू न्यू डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशंस। सो इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन, राइट। ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंड स्पेस एज के। पहले क्या था, 1997 के अंदर फर्स्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई थी, बट कोई मच एंथुजियाज्म नहीं आया, मतलब जिसमें गाइडलाइंस थी फॉर दी FDI इन दी सैटेलाइट इंडस्ट्री। लेकिन वो FDI तो हमने 1991 में ही मतलब आ गया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट, प्राइवेटाइजेशन। फिर उसके बाद अगर देखें तो मोर देन हाफ ऑफ द ट्रांसपॉन्डर्स बीमिंग TV सिग्नल्स इनटू द इंडियन होम्स, दे आर होस्टेड ऑन फॉरेन सैटेलाइट्स। आप देखो, जो आप सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेज के लिए भी यू स्पेंड नियरली $1 बिलियन एनुअली, किस लिए? टू प्रोक्योर द डाटा एंड इमेज फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, वहां से। तो अब ये पॉलिसी में क्या अलग है? ये पॉलिसी का विजन है टू डेवलप कमर्शियल प्रेजेंस इन द स्पेस, प्राइवेट सेक्टर की अब इन्वॉल्वमेंट और उसकी एक्सेप्टेंस इन दी स्पेस इकोनॉमी। तो मेजर 5 की पॉइंट्स क्या हैं? इट डिफाइंस इंडिया का जो स्पेस सेक्टर का जो रोल है इन दी इंडिया के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, लाइफ प्रोटेक्शन में, परस्यूइंग द पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस, पब्लिक अवेयरनेस में, साइंटिफिक क्वेस्ट में। क्या डिफरेंस है एक एक करके देखते हैं। पहला, दिस इज द ओनली रेफरेंस टू सिक्योरिटी इन द डॉक्यूमेंट, मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में, 11 पेज डॉक्यूमेंट में ये क्लियर है दैट द फोकस इज ऑन पीसफुल एप्लीकेशन, सिविलियन एप्लीकेशन। अभी मिलिटराइजेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये इन्फर कर सकते हैं कि अगर ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है, ये पॉलिसी जो है पीसफुल एप्लीकेशन और सिविलियन पर्पस के लिए देखी जा रही है। सो यहाँ पर डिफेंस ओरिएंटेड जो स्पेस सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए इट माइट बी कि एक सेपरेट डॉक्यूमेंट आगे आएगा, जो कि जैसे अभी हमने सर्विलियंस, रिकॉनाइजेंस, नेविगेशन कैपेबिलिटीज, इनका भी एक मतलब डिफेंस सर्विस में स्पेस सेक्टर का काम है, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉलिसी डॉक्यूमेंट अभी उसको कैटर नहीं कर रहा है। इट इज सोली टुवर्ड्स सिविलियन पर्पस।
Policy laid out the strategy that spells out the roles of ISRO, Department of Space, IN-SPACe and NSIL. बहुत important, IN-SPACe जैसे प्राइवेट सेक्टर अब एंटर कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए भी कोई चाहिए. RBI जैसे देखो है, सेबी रेगुलेट करता है, तो ऐसे ही यहाँ पर स्पेस सेक्टर में IN-SPACe, IN-SPACe स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है. ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक रेगुलेटरी बॉडी है, 2020 में सेटअप करी गई थी. कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, अभी कोई लीगल बैकिंग इसकी नहीं है बाय लॉ, लेकिन ये किस लिए थी? टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज. मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की आप इन्वॉल्वमेंट बता रहे हो स्पेस सेक्टर में, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, लाइसेंसिंग देने के लिए, राइट. तो ये सब का जो भी काम है, ग्रांटिंग लाइसेंस, परमिटिंग द प्राइवेट कंपनीज फॉर कैरिंग आउट दी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ IN-SPACe. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है NSIL, ये इसरो का कमर्शियल आर्म है, जो कि है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था. जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हो या कमर्शियल या आपने किसी के साथ डील करना है, तो वो सब ये सब देखेगा, राइट. सो ये डिफरेंट है इस बार इस पॉलिसी के अंदर. यहाँ पर अब इसरो ये पॉलिसी कहती है थर्ड में कि इसरो विल ट्रांजिशन आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग में अब इसरो का रोल कम करके इसरो के लिए इसरो अब फोकस करे स्पेसिफिकली ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रूविंग न्यूअर सिस्टम्स, रियलाइजेशन ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स फॉर मीटिंग द नेशनल प्रेरोगेटिव. सो इसरो का टास्क है बस नई पॉलिसी के हिसाब से इज टू शेयर द टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद द नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज. सो यहाँ पर बात हो रही है प्राइवेट सेक्टर रोल की. इसरो जो कमर्शियल आर्म है मैंने आपको बता ही दिया. NSIL विल बिकम द इंटरफेस फॉर इंटरैक्टिंग विद द इंडस्ट्री. फोर्थ, जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, दे आर अलाउड टू अंडरटेक एंड टू एंड एक्टिविटीज. इसके लिए वी हैव IN-SPACe जो रेगुलेट करे, राइट. सो एक्टिविटीज विल बी कीपिंग इन गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस इशूड बाय द IN-SPACe. फिर गैप कहाँ है? फाइनली मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि IN-SPACe किस लिए क्रिएट किया गया है. गैप ये है, पॉलिसी तो आप लेकर आ गए, लेकिन यहाँ पर अब FDI, लाइसेंसिंग, इनके लिए यू नीड टू हैव मोर क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस. डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क, ये क्लियर रेगुलेशंस और रूल्स लाने की ज़रूरत है. अभी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की एक नीड है. जो अभी आप रेगुलेटरी बॉडी आप बोल रहे हो, जैसे RBI के लिए RBI एक्ट है, सेबी के लिए सेबी एक्ट है, सो IN-SPACe के लिए भी वी नीड टू हैव प्रॉपर रेगुलर लाइक लेजिस्लेटिव बैकिंग, राइट. तो ये बेसिकली मेंशन्ड है. अब यहाँ पर मैं आपको अगर इसको सम अप करूँ तो गैप्स बेसिकली वही लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क होना जरूरी है, क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लैक इन, एम्बिग्यूटी है इन द IN-SPACe पोजीशन. अभी टाइमलीनेस, वी लैक टाइमलीनेस. यहाँ पर देखो अर्जेंट क्या नीड है? टाइम फ्रेम टू प्रोवाइड द नेसेसरी लीगल फ्रेमवर्क, राइट. तो क्या स्टेप्स ले सकते हो? जो दिक्कतें हैं वही स्टेप्स हैं. एस्टैब्लिशिंग द क्लियर रेगुलर फ्रेमवर्क, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, promoting the private sector participation, international partners के साथ collaboration, right. So these are the gaps and how you can fulfill, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. काफ़ी एक अच्छा एडिटोरियल था जो आज के पेपर में था, इससे आपको मेंस में बहुत हेल्प मिलेगी. सो आज के सेशन के लिए इतना ही. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं. दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन. टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. साइनिंग ऑफ.